सोचो, सिर्फ एक वीक में अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट वॉर में इतना पैसा उड़ा दिया कि उससे 10 लाख लोगों का पूरे साल का हेल्थ केयर हो सकता था। The Pentagon is asking the White House for $200 billion in funding for its war against Iran. President Donald Trump has proposed over 50% hike in U.S. defense budget. $1.5 trillion in military spending. Imagine an Iran that instead of spending their wealth supporting terrorists or weapons had spent that money helping the people of Iran, you'd have a much different country. सिर्फ पहले 2 दिन में $5.6 मिलियन के वेपन्स यूज हो गए। पहले ही दिन 200 टॉमहॉक मिसाइल्स $340 मिलियन, फाइटर जेट सॉर्टीज $271 मिलियन, 2 कैरियर ग्रुप्स $15 मिलियन पर डे, B-2 बॉम्बर्स $30 मिलियन। पैसे की कोई कमी नहीं, टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर यूएसए और सुपीरियर टेक्नोलॉजी रखने वाला इजराइल मिलकर भी ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी ईरान के पास, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसने उसे दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के सामने टिकाए रखा। एक्चुअली 1970s में यूएस, इजराइल और ईरान कभी दोस्त हुआ करते थे। ईरान के पड़ोस में ज्यादा दोस्त नहीं थे। ईरान और गल्फ कंट्रीज के भी रिलेशन अक्सर स्ट्रेन थे। उस वक्त इजराइल का वॉर चल रहा था कई अरब कंट्रीज के साथ जो पैलेस्टीन लैंड के इशू से उससे नफरत करते थे। इसलिए इजराइल ने नॉन अरब कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप बनाना शुरू किया। ईरान एक बड़ा ऑयल रिच कंट्री था जिसे शाह रूल करते थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के अंडर में ईरान एक मॉडर्न पावरफुल कंट्री बन रहा था ऑयल की वजह से। Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. उनका मानना था कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, इसलिए उन्होंने सीक्रेटली इजराइल को ऑयल बेचना और मिलिट्री कोऑपरेशन शुरू किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों को यूएस का सपोर्ट था। लेकिन सिर्फ कुछ ही साल बाद ही ये सब बदल गया। Chaotic celebrations erupted in Tehran when the news broke the Shah had gone. It was like Liberation Day. शाह के अगेंस्ट और यूएस पॉलिसीज के अगेंस्ट ईरान के लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह खमेनी जो 15 साल एग्जाइल में थे वापस आए। उनकी वापसी के साथ ईरान और यूएस के बीच 40 साल पहले की एनिमोसिटी शुरू हो गई। तब से आज तक यूएस ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म मानता है। An axis of evil. Unprecedented crippling sanctions on Iran. Iran has been a very dangerous player. They're a nation of terror. इंशाअल्लाह به توفیق الهی दुश्मन رو به زانو در خواهیم آورد. कभी कभी नेगोशिएशंस हुए, टेंशन कम हुए, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी वॉर्स और यूएस पॉलिसीज चेंजेस से दोनों देश बार बार टकराते रहे। 2018 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया। उसके बाद टेंशन और बढ़ गए। For far too long, all the way back to 1979 to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. यूएस ने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाया ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, इकोनॉमी को ड्रेन करने का प्लान। ईरान ने जवाब में मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैंपेन चलाया। जनवरी 2022 में यूएस ने कासिम सुलेमानी को असैसिनेट कर दिया, ईरान के सबसे रिस्पेक्टेड मिलिट्री कमांडर, रिवोल्यूशनरी गार्ड के क्वाड फोर्सेस के हेड। ट्रंप ने कहा था कि सुलेमानी को मारकर उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई, लेकिन ईरान के बहुत से लोगों के लिए सुलेमानी अली खमेनेई की तरह एक नेशनल हीरो थे, जिसे यूएस ने ईरानियन लोगों की मर्जी के अगेंस्ट हटा दिया। लेकिन ईरान और इजराइल ने सीधा युद्ध से बचने की कोशिश की, ज्यादातर एक दूसरे को कन्विंस करके कि अगर वॉर हुई तो वो हार जाएगा। डिटरेंस इंटरनेशनल रिलेशन का एक इम्पोर्टेंट शब्द है, जिसका मतलब है खुद को सुरक्षित रखना, इस बात से कन्विंस करके कि अगर दुश्मन ने आप पर हमला किया तो उसी की हार होगी। इजराइल ने इस स्ट्रेटेजी को कई सालों से अरब देशों से लड़ते हुए परफेक्ट किया था, लेकिन आज ये मेनली ईरान पर फोकस्ड है और वो ईरान को 3 तरीकों से रोकता है। पहला, इजराइल ने दुनिया के सबसे अच्छे इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को बनाया, जिसके स्पाइस ईरानियन गवर्नमेंट के हर हिस्से में थे। अगर ईरान हमला करने की तैयारी करता तो वो पहले ही पता लगा सकते थे और इजराइल को वार्निंग दे सकते थे।
फिर इजराइल अपने दूसरे फायदे सुपीरियर टेक्नोलॉजी से पहले ही हमला कर सकता था। अमेरिका के साथ रिश्ते की वजह से इजराइल के पास ईरान से हर कैटेगरी में बेहतर हथियार हैं। उनका एडवांस एयरक्राफ्ट ईरान के एयर डिफेंस को तोड़कर पहले हमला कर सकता है और उसकी अपनी एयर डिफेंस ईरानियन जवाब को रोक सकती है। और आखिरी उपाय के रूप में इजराइल के पास अमेरिका की गारंटी है कि वो उसकी रक्षा करेगा और ईरान जानता है कि वो उससे नहीं जीत सकता। इसलिए इजराइल के पास ईरान पर बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज है। लेकिन युद्ध नहीं हुआ क्योंकि ईरान ने भी इजराइल को रोकने के लिए 3 मेन तरीके डेवलप किए हैं। पहला, ईरान ने बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल बना लिए हैं जो इजराइल तक पहुंच सकते हैं और थियोरेटिकली उसके एयर डिफेंस को ओवरवॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया है। वो कहता है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो बॉम्ब भी बना सकता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, ईरान मिलिशियस को हथियार और सपोर्ट देता है जो उसकी तरफ से इजराइल से लड़ते हैं। हमास गजा में और हिजबुल्लाह लेबनान में कई सालों से इजराइल से लड़ रहे हैं। उन्हें हथियार और मदद देकर ईरान उन्हें ज्यादा पावरफुल बना रहा है और उनका यूज इजराइल को रोकने के लिए कर रहा है। अगर कभी युद्ध हुआ तो वो इन मिलिशियस को मोबिलाइज कर सकता है और पूरे रीजन से इजराइल पर चारों तरफ से हमला करवा सकता है। इन स्ट्रेटेजी ने इजराइल और ईरान को सीधे युद्ध से रोक रखा था, लेकिन गाजा वॉर के बाद से इजराइल ने इनमें से कई ग्रुप्स को कमजोर कर दिया है। तो 2026 के शुरुआत में रीजन के रिश्ते कुछ ऐसे दिखते थे और फिर ये हुआ। Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. यूएस और इजराइल ने पूरे ईरान में कई ठिकानों पर हमला किया और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी को मार दिया। ईरानियन ऑफिशियल्स ने कहा कि एक यूएस स्ट्राइक स्कूल पर भी हुई जिनमें कई सारे बच्चे भी थे। यूएस मिलिट्री ने कहा कि वो इस इंसिडेंट की रिपोर्ट चेक कर रहा है। ईरान ने यूएस इजराइल अटैक को अनप्रोवोक्ड, इल्लीगल और इललिजिटिमेट कहा। जब इजराइल ईस्ट से स्ट्राइक कर रहा था, अमेरिका हर तरफ से स्ट्राइक कर रहा था। पहले 12 घंटे में 900 से ज्यादा स्ट्राइक, टोमोहॉक क्रूज मिसाइल्स, प्रेसियस स्ट्राइक मिसाइल, तेहरान, इस्फहान, करमान, बुशहर, 12 प्रोविजंस, 80% ऑफ ईरान एयर डिफेंसेस ओपनिंग वेव में ही डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन उसके बावजूद ईरान इस वॉर को 1 महीने तक खुद के दम पे लड़ता रहा। यूएस, इजराइल और ईरान के इस जंग में अमेरिका और इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड आईएसआर नेटवर्क, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और एडवांस इक्विपमेंट होने के बावजूद भी ईरान इस वॉर को कैसे जीत रहा है? क्योंकि ईरान इस वॉर को एक डेड लॉक में कन्वर्ट करते जा रहा है, यानी एक अंतहीन वॉर चलती रहे। अमेरिका की 3 सबसे बड़ी ताकतों में पहली बड़ी ताकत एडवांस फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम है, यानी एयर सुपीरियरिटी। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड और अनबीटेबल एयर पावर है, जैसे F-35, B-2 बॉम्बर्स ETC, जिससे कोई भी देश यूएस के अगेंस्ट कन्वेंशनल एयर वॉर में टिक नहीं पाता। अमेरिका स्काईज में कंप्लीट डोमिनेंस ले लेता है। दूसरा, वर्ल्ड वाइड यूएस बेसेस। अमेरिका के पास 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस और फैसिलिटीज 80 से ज्यादा कंट्रीज में फैली हुई हैं और मिडिल ईस्ट में यूएस के कई सारे बेसेस हैं। किसी भी क्राइसिस में अमेरिका अपने फोर्सेस को जल्दी डिप्लॉय कर सकता है। शिप्स, जेट्स, ट्रूप्स आवर्स या डेज में पहुंच जाते हैं। एनिमी को सोचना पड़ता है क्योंकि अमेरिका हर तरफ से सराउंड कर सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी ताकत, इकोनॉमिक पावर। अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है। सबसे बड़ा जीडीपी, एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्ट्रॉन्ग डॉलर और मैसिव इंडस्ट्रियल बेस। ईरान को अपनी कमजोरी पता थी। वो जानता था कि वो मॉडर्न हथियारों के दम पर अमेरिका को नहीं हरा सकता है। उसके पास फाइटर जेट्स नहीं है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो जो चाहे हथियार खरीद ले। इसलिए ईरान ने अलग स्ट्रेटेजी बनाई। ईरान ने यूएस के एक एडवांस फाइटर जेट और मिसाइल्स के खिलाफ हजारों में सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल्स बनाना स्टार्ट किया। अब सोचिए कैसे दसियों हजार ड्रोन्स ईरान छोड़ रहा है और इससे अमेरिका का कितना नुकसान हो रहा है। इंडियन करेंसी में समझाऊं तो सोचिए कि 18 लाख की लागत में बने ड्रोन्स को मारने के लिए 18 करोड़ की मिसाइल लग रही है। मतलब अब हालात ये हैं कि कुछ दसियों हजार डॉलर्स के ड्रोन्स अरबों डॉलर के सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। ईरान ने यूएस के मिडिल ईस्ट में जो बेसेस हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया, जिससे यूएस के अलाइज दोस्तों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसलिए ये सारे देश यूएस पर प्रेशर बना रहे हैं और अपने यहाँ के यूएस बेसेस को यूज करने से रोक रहे हैं। ईरान यूएस को इकोनॉमिकली काफी ज्यादा नुकसान कर रहा है। एक तो उसके दसियों हजार ड्रोन्स को मारने के लिए जो मिसाइल यूज हो रही है उसकी प्राइस लाखों में है, और दूसरा सबसे असरदार मास्टर प्लान जिसका असर हम सब ने महसूस किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की।
हार्मूज की बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत हो गई और अभी हार्मूज अब खुल भी जाए तो भी जेट फ्यूल सप्लाई नॉर्मल होने में कई महीने लग सकते हैं। यानी मामला अब ये नहीं रह गया है कि ईरान को कैसे रोका जाए, मामला अब ये हो गया है कि हार्मूज को कैसे खोले। ये अपने आप में बताता है कि हार्मूज की अहमियत क्या है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान ने सच में जंग जीत ली है? ये कहना तो बहुत जल्दीबाजी होगा, लेकिन अभी तक इस जंग का हासिल ये है कि ईरान ने साबित कर दिया है उस पर हमले का जवाब वो पूरी शिद्दत से दे सकता है। तेल और गैस बंद करके पूरी दुनिया की थाली को महंगी कर सकता है। अब ईरान ये भी कह रहा है कि उसके इलाके से गुजरने वाले हर जहाज से वो फी वसूल करेगा। जिस देश को पहले दबाव में लाने की बात हो रही थी अब वही शर्तें तय कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने सो कॉल्ड सीज फायर कराने की कोशिश की जो कि यूएस का ही प्लान था, लेकिन बात बनी नहीं। We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ट्रंप ने अनाउंस किया इमीडिएट इफेक्ट से यूएस ने भी स्टेट में सब शिप्स की ब्लॉकेज शुरू कर देगी। जो भी शिप ईरान को इलीगल टोल या पेमेंट करेगा उसको इंटरनेशनल वाटर में रोक लिया जाएगा। ईरान के लगाए गए सी माइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और अगर कोई अटैक करेगा तो उसको स्ट्रॉन्ग रिप्लाई मिलेगा। ट्रंप ने ब्लेम ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशन पर डाला, कहा बहुत इशूज पे एग्रीमेंट हो गया था लेकिन ईरान ने न्यूक्लियर इशू पे मना कर दिया, इसलिए ये स्टेप लिया जा रहा है। अब ईरान की इकोनॉमी और दबाव में आ जाएगी। चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज पे भी ऑयल सप्लाई का प्रेशर पड़ सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।